हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो सबसे पहले मैं आपको जाबिर हुसैन का परिचय दे दूं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी हुई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित रही हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। तो अब हम बात करते हैं पाठ सांवले सपनों की याद। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है, यानी कि उनकी याद में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अर्थात यह सालिम अली की मृत्यु के बाद लेखक जाबिर हुसैन ने यह पाठ लिखा है। तो ये सालिम अली की जीवन की अंतिम यात्रा अर्थात उनकी मृत्यु के बाद की यात्रा का यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहे हैं। ये उनका आखिरी पलायन वो कह रहे हैं। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, अर्थात अब वो मरने के बाद उसी प्रकृति में विलीन हो गए हैं। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि यदि हम अपनी सांसें देकर, अपने दिल की धड़कन देकर, हमारे जिस्म की, हमारे शरीर की हरकत उन्हें देकर यदि वापस उन्हें भी हम लौटाना चाहें, अर्थात सालिम अली को यदि हम फिर से जीवित करना चाहें तो भी वह जीवित नहीं हो सकते। वो सपनों के गीत वो दोबारा नहीं गा सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। सोए हुए पक्षी से यहाँ तात्पर्य सालिम अली से है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। सालिम अली ने भी एक बार कहा था कि हमें पक्षियों को आदमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए। आदमी की नज़र से देखना एक भूल है। जैसे हम जंगलों, पहाड़ों, झरनों को हम प्रकृति की नज़र से नहीं देखते, बल्कि हम आदमी की नज़र से देखते हैं। हम अपना फ़ायदा उनमें देखते हैं। यदि हम उन्हें प्रकृति की नज़र से देखें तो वो कभी भी हम उन्हें नष्ट ना करें। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ और मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। रोमांच का सोता अर्थात रोमांच, खुशी का स्रोत फूटना। तो किसी पक्षी की
जब मधुर आवाज़, मधुर संगीत हमारे कानों के अंदर पड़ती है तो हम अपने अंदर खुशी का एक रोमांच का स्रोत, एक झरना फूटता हुआ महसूस कर सकते हैं। तो यदि हम प्रकृति की नज़र से देखें तो हम उस झरने को महसूस कर सकते हैं, लेकिन यदि हम आदमी की नज़र से उसे देखें तो हम उसे महसूस नहीं कर सकते। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अर्थात सालिम अली इस दुनिया में एक मिथक अर्थात एक आश्चर्य के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि उनका जो पक्षियों को देखने का जो नज़रिया, प्रकृति को देखने का जो नज़रिया था वो आम इंसान से अलग था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। यहाँ लेखक कहते हैं कि कृष्ण को याद करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि कब कृष्ण ने यहाँ पर मथुरा में बंसी बजाई थी, कब उन्होंने यहाँ पर गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी, कब उन्होंने माखन मिश्री यहाँ पर खाई थी, कब उन्होंने जो पूरी दुनिया को संगीत से गुंजाने वाली बांसुरी यहाँ पर बजाई थी। उस घटनाक्रम को तो हुए पता नहीं कितना समय बीत चुका है, यानी वो पता नहीं कब हुई थी। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। उस घटना को हजारों वर्ष बीतने के बाद भी यदि आज भी कोई वृंदावन जाता है तो उसे यमुना नदी का जो सांवला जल है उसे देखकर वो सारा घटनाक्रम याद आ जाता है कि किस प्रकार से कृष्ण ने यहाँ पर अपनी लीलाएं की थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इतने हजारों वर्ष बीतने के बाद भी अब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें वहाँ पर कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो याद आ जाती है। जैसे ही नदी की तरफ लोग स्नान करने जाते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी इनके बीच में से कान्हा है वो बांसुरी लेकर बजाते हुए निकलेंगे। ऐसे लगता है कि वाटिका में से अभी संगीत का स्वर है वो गूंज उठेगा। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि वृंदावन है वो कृष्ण की बांसुरी की जादू से कभी खाली हो ही नहीं सकता। मिथक होते हैं जो मान्यताएं होती हैं जिनको हम मानते हैं कि दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। लेखक कहते हैं कि श्री कृष्ण की ये जो बातें हैं, जो मिथक है, जिन्हें हम पूरी दुनिया मानती है, इनका जवाब तलाशने से पहले हम एक नज़र सालिम अली पर भी डाल लेते हैं जो कमज़ोर काया वाले अर्थात जो पतले दुबले शरीर के मालिक हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, अर्थात 100 साल की उम्र होने में अभी थोड़े ही दिन उनके बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी हो। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। एक तो उनकी इतनी लंबी उम्र और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इतनी लंबी यात्राएं की हैं पक्षियों को ढूंढने में कि उन यात्राओं की थकान ने और कैंसर की बीमारी ने उनके शरीर को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था, जो कि उनकी मौत का कारण बनी थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेकिन अंतिम समय तक भी उनकी आंखें हैं वो उनकी आंखों में चमक थी, उनकी आंखों में अभी भी पक्षियों की तलाश थी और पक्षियों की हिफाजत, उनकी सुरक्षा के प्रति उनकी आंखें अभी भी समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतारी गई थी। सालिम अली हमेशा अपने गले में एक दूरबीन लटका कर रखते थे जिनसे वो पक्षियों को निहारा करते थे।
सालिम अली की मृत्यु के बाद ही उनकी जो दूरबीन है वो उनके गले में से बाहर निकाली गई थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे, अर्थात वो प्रकृति में घुल मिल जाते थे, प्रकृति ही उनके जैसी हो जाती थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, अर्थात बनाई थी। इसे गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना उनकी जीवन साथी, उनकी पत्नी का नाम था। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी, अर्थात जो उनकी पत्नी तहमीना है वो स्कूल के दिनों में उनके साथ पढ़ती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। सालिम अली केरल में साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनसे जाकर वो मिले थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, अर्थात प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है वो भी किसान परिवार से थे और वो जानते थे कि साइलेंट वैली है वो कितनी महत्वपूर्ण है। साइलेंट वैली को बचाना यानी प्रकृति को बचाना और वहाँ रहने वाले पक्षियों पशुओं और पक्षियों को बचाना कितना जरूरी था। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम करती थी, अर्थात सालिम अली ने साइलेंट वैली को बचाने के लिए और ना बचाने पर जो खतरे उत्पन्न होने वाले थे उनके बारे में जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बताया तो उन खतरों को सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी, अर्थात इतना सालिम अली की बात से वो प्रभावित हुए थे। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात अब सालिम अली भी चले गए हैं, चौधरी साहब भी, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो अब प्रकृति को बचाने के लिए और हिमालय की लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर जीने वाले जो पक्षी हैं अब उनकी वकालत कौन करेगा, अर्थात उनके लिए अब आवाज़ कौन उठाएगा? पहले सालिम अली उनके लिए आवाज़ उठाते थे, लेकिन अब उनके लिए आवाज़ उठाने वाला, उनकी वकालत करने वाला अब कोई नहीं बचा है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा को जब लॉरेंस के बारे में लिखने के लिए कहा गया, लॉरेंस भी एक पक्षी विज्ञानी थे, तो जब उनके बारे में लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा मेरे घर की छत पर बैठने वाली चिड़िया जो गौरैया है वो उनके बारे में ज़्यादा जानती है, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा घुले मिले हुए थे। हालांकि फ्रीडा है वो लॉरेंस से बहुत प्यार करती थी, वो उनकी रगों में, उनकी हड्डियों तक में समाये हुए थे, लेकिन उनकी छत पर बैठने वाली जो चिड़िया है वो उन दोनों के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि वो पक्षी प्रेमी थे, तो पक्षी उनके बारे में ज़्यादा अच्छी प्रकार से उनके बारे में वर्णन कर सकते हैं।
जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली अपने बचपन में एयर गन से खेला करते थे, तो एक बार उनकी एयर गन से एक नीले कंठ वाली जो गौरैया है वो घायल हो गई थी। उनकी एयर गन से उस नीले कंठ वाली गौरैया को गोली लग गई थी, लेकिन गोली लगने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ था। फिर उन्होंने उस गौरैया की बहुत सेवा की थी और उसी दिन से वो उनके जीवन की जो दिशा है वो बदल गई थी। अब उन्होंने पक्षियों के लिए नई उनके बारे में खोज करने और उनको बचाने के प्रयास है वो शुरू कर दिए थे। इस प्रकार से नीले कंठ वाली जो गौरैया है वो उनकी प्रेरणा स्रोत बनी थी एक पक्षी विज्ञानी बनने के लिए, और धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में इन ऊंचाइयों को छूते चले गए और एक क्षण के लिए भी वो अपने विश्वास से कभी भी डिगे नहीं थे, अर्थात पक्षियों के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे थे। और वही पक्षियों का जो जीवन है उनके बारे में जानना, उनके जीवन को बचाना और उनके लिए नए नए प्रयोग करना, यही सालिम अली का जीवन बन गया था। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। सालिम अली जो है वो प्रकृति के लिए महज एक टापू, एक आइलैंड नहीं थे, बल्कि एक अथाह सागर थे। अर्थात तो उन्होंने अपने लंबे जीवन में पक्षियों के लिए इतना कार्य किया था कि वो थोड़े शब्दों में, थोड़ी बातों में नहीं समा सकता। उनका जो ज्ञान था, उनके जो प्रयास थे, वो एक अथाह सागर जैसे थे। जो लोग जानते थे कि वो उनका स्वभाव भ्रमणशील है, अर्थात वो घूमते फिरते रहते हैं, तो उन्हें अभी भी लगता है कि सालिम अली अभी भी पक्षियों की खोज में गए हुए होंगे। वो अपने गले में एक लंबी सी दूरबीन लटकाए हुए और पक्षियों के बारे में खोज करने के लिए निकले होंगे और अभी कुछ ही दिनों में वो लौट आएंगे और अपने साथ उन खोज के कुछ नतीजे लेकर, नए नए खोज लेकर आएंगे, नए नए नतीजे लेकर आएंगे, क्योंकि अभी भी किसी को भी विश्वास नहीं है कि सालिम अली इस दुनिया में नहीं है। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? यहाँ पर लेखक अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब तक वो लौटते नहीं हैं, तब तक क्या मैं उन्हें गया हुआ मान लूँ? अर्थात मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेखक कहता है कि उनकी आंखें नम है। वो सालिम अली से कहते हैं, पूछते हैं कि क्या सालिम अली तुम वापस लौट कर आओगे ना? तो प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ सांवले सपनों की याद अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।